हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास जो है हम लोगों की मैनेजमेंट की क्लास है और आज की क्लास जो नंबर है हम लोगों का क्लास नंबर 5 है। ठीक है, क्लास नंबर आज हम लोगों का कौन सा है? क्लास नंबर 5। अब क्लास नंबर 5 में हम लोगों ने अभी तक कर लिया है प्रबंध के महत्व को कर लिया है, प्रबंध के सिद्धांत भी कर लिए हैं और प्रबंध के हम लोग कार्य कर रहे हैं कि प्रबंध के जो कार्य हैं अगर हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करें, पूछा जाता है कि प्रबंध के कार्य कितने होते हैं। तो प्रबंध के कार्य, अब प्रबंध के कार्य जो मैं हर बार आप लोगों को चर्चा करता हूं कि प्रबंध के कार्य 5 होते हैं। नॉर्मल अगर कंडीशन में पूछा जाता है कि सामान्यतः प्रबंध के कार्य कितने होते हैं, तो सामान्यतः प्रबंध के कार्य 5 होते हैं। पहला जो कार्य है वो हम लोगों का है नियोजन, और नियोजन को इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, दूसरा नंबर जो कार्य है उसे बोलते हैं संगठन। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा नंबर जो कार्य है उसे बोलते हैं हम लोग नियुक्तिकरण। और चौथा नंबर जो है उसे बोलते हैं निर्देशन। और निर्देशन को बोलते हैं डायरेक्शन। और पांचवा नंबर जो कार्य है वो है हम लोगों का नियंत्रण। ठीक है, तो ये जो प्रबंध के जो कार्य हैं ये एक वीडियो में अगर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक एक करके मतलब चैप्टर वाइज बना दिए हैं कि पहले नियोजन किया, उसके बाद संगठन किया, अब उसके बाद जो हम लोग करेंगे आज हम लोग करेंगे नियुक्तिकरण। तो नियुक्तिकरण एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, अब इसको करने से पहले थोड़े इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि नियुक्तिकरण होता क्या है। तो देखो, जैसे कि मान लो नियोजन का मतलब होता है कि किसी भी प्लान को बनाना नियोजन कहलाता है। कोई प्लानिंग करना, बिजनेस को चालू करने से पहले उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम लोग किस प्रकार कार्य करेंगे, तो उसे नियोजन बोलते हैं। अब उसमें संगठन भी होता है। अब उसमें जैसे मान लो कि संगठन किसे बोलते हैं कि जैसे मान लो कि एक आदमी एक कंपनी खोलता है। क्या खोलता है? कंपनी। अब ये कंपनी है। ठीक है, अब कंपनी के बहुत से कार्य होते हैं। कंपनी के क्या होते हैं? बहुत से कार्य होते हैं। तो कंपनी ने क्या किया कि कार्यों को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। जैसे कि मान लो ये कंपनी के डिपार्टमेंट हो गए, तो ये डिपार्टमेंट मान लो कि एक ये है सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, एक है हम लोगों का परचेज डिपार्टमेंट, एक है हम लोगों का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक है हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट बांट दिए हैं कंपनी ने, इसे बोलते हैं हम लोग संगठन करना। क्या बोलते हैं? संगठन करना। अब इन संगठन में क्या है कि इन संगठनों में एक निश्चित व्यक्ति को नियुक्त करना क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण कहलाता है। जौन प्रक्रिया से हम लोग गुजरते हैं, जिस प्रक्रिया से मतलब कि इंसानों को इनमें रखा जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं नियुक्तिकरण। ये तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया है। अब हम लोग करेंगे कि नियुक्तिकरण को समझ लेते हैं पहले एक एक करके। ठीक है, तो ये देखो चैप्टर में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि अगर हम लोग जैसे मान लो कि मैंने इसलिए लिख लिया है कि क्योंकि समय आप लोगों का बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हम लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करना है, इसलिए मैंने लिख लिया है पहले से, जिससे आप लोगों को बस मैं पढ़ता चलूँगा, आप लोग समझ जाएंगे और बीच बीच में एग्जाम्पल दे दूंगा। ठीक है, अब नियुक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि संगठन के द्वारा जो पद सृजित किए जाते हैं, संगठन मान लो कोई मैंने अभी बताया है कि एक बना दिया हम लोगों ने सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, एक बना दिया हम लोगों ने सेल्स डिपार्टमेंट, एक बना दिया हम लोगों ने परचेज डिपार्टमेंट। अब बना तो दिया है, इनमें क्या है कि एक निश्चित व्यक्ति को नियुक्त करना भी इसी को बोलते हैं नियुक्तिकरण। एक निश्चित व्यक्ति को नियुक्त करना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। संगठन द्वारा जो पद सृजित किए जाते हैं, ये सृजित मतलब बनाए जाते हैं, तत्पश्चात नियुक्तियां करके उन पदों में जान डाल दी जाती है। जान कब डाल दी जाती है? जब हम एक निश्चित व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं, क्योंकि व्यक्ति में जान होती है। तो इसमें जो पॉइंट बना के लिखा हुआ है ये मोस्ट पॉइंट है, इसको आप लोग क्लिक कीजिए कि पद और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नियुक्तिकरण। पद जैसे मान लो कि ये पद है सेल्स डिपार्टमेंट, इसमें एक पद होगा क्योंकि वो सेल्स ऑफिसर होगा। अब सेल्स ऑफिसर ये पद हो गया और उस व्यक्ति के बीच संबंध स्थापित करना ही क्या होता है? नियुक्तिकरण कहलाता है। नियुक्तिकरण पूछा जाता है कि नियुक्तिकरण कैसा है? कि नियुक्तिकरण एक प्रशासनिक कार्य है। इस पर आप लोग मोस्ट लगा लीजिए। कैसा कार्य है? एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है, प्रशासनिक कार्य है, मोस्ट। ये बात आप लोग याद रखिए कि प्रबंध में नियुक्तिकरण जो है वो कैसा कार्य है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्यवहारिक कार्य है, प्रशासनिक कार्य है, ऐसे वगैरह वगैरह ऑप्शन दिए जा सकते हैं। और उसके बाद ये भी मोस्ट है कि नियुक्तिकरण एक व्यापक शब्द है। कैसा शब्द है? व्यापक शब्द है। तो आप लोगों से इस प्रकार ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि नियुक्तिकरण
नियुक्तिकरण प्रबंध में कैसा शब्द है, कैसा शब्द है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि संकुचित है, संकुचित शब्द है, या फिर व्यापक शब्द है, या फिर दोनों शब्द है। तो आप लोग किस पर क्लिक कीजिए, व्यापक शब्द है। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद रखनी है कि नियुक्तिकरण एक व्यापक शब्द है। अब उसके बाद पूछा जा सकता है कि नियुक्तिकरण के प्रमुख चरण कौन से हैं, प्रमुख जो आने वाले नियुक्तिकरण के अंतर्गत आने वाले प्रमुख चरण पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी प्रक्रिया है नियुक्तिकरण की। ठीक है, तो इन चरणों को हम लोगों ने किया हुआ है कि प्रमुख क्रियाएं बोला जाता है, नियुक्तिकरण के अंतर्गत आने वाली प्रमुख क्रियाएं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है हम लोगों को, यहाँ पे लिखना है क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो क्रियाएं वो कौन कौन सी होती हैं मैंने लिख के रखा है। पहली क्रिया है हम लोगों की भर्ती। नियुक्तिकरण में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भर्ती करेंगे, रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद मान लो कि भर्ती का मतलब होता है कि लोगों से एप्लीकेशन लेना, लोगों को आमंत्रण देना। अब लोग क्या करेंगे कि लोग, बहुत से लोग अप्लाई करेंगे आपके पास आने के लिए। अब उन अप्लाई लोगों में आप चयन करेंगे कि कौन सा अच्छा है, किसके डॉक्यूमेंट ज़्यादा बेटर हैं आपकी पोस्ट के हिसाब से। उसके बाद उसके बाद है थर्ड नंबर पे उनको देंगे प्रशिक्षण, और उसके बाद है फोर्थ नंबर पे पदोन्नति, और उसके बाद है स्थानांतरण। ठीक है, ये जो हैं 5 क्रियाएं जो हैं, ये किसकी क्रियाएं हैं, नियुक्तिकरण की क्रियाएं हैं। ये भी बात आप लोग मोस्ट लगा लीजिए कि क्रियाएं पूछा जा सकता है, अक्सर करके इनका क्रम पूछा जा सकता है कि नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के जो क्रम हैं क्रिया के वो कौन से होते हैं। जैसे पदोन्नति पूछ लिया कि पदोन्नति कौन सा क्रम है, तो आप लोग याद रखिए कि वो चौथा नंबर है पदोन्नति का। पहले नंबर पे भर्ती आता है और लास्ट नंबर पे स्थानांतरण या फिर पृथक करना भी आता है। अभी मैं आप लोगों को एक एक करके क्लियर करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि नियुक्तिकरण की विशेषताएं। नियुक्तिकरण की क्या विशेषताएं, नियुक्तिकरण प्रबंध प्रणाली की एक उप प्रणाली है। ये भी आप लोग याद रखिए कि कैसी प्रणाली है, उप प्रणाली है। ये भी बात मोस्ट है। उसके बाद नियुक्तिकरण एक सतत कार्य है। ठीक है, जो मैंने की पॉइंट लिखे हैं बिल्कुल जो आप लोगों से ज़्यादा बार पूछे जाते हैं वही लिखे हैं। नियुक्तिकरण लोगों से संबंध स्थापित रखता है, संबंध रखती है या फिर, ठीक है, नियुक्तिकरण आंतरिक एवं बाह्य दोनों पर प्रभाव डालती है। ये भी बात याद रखिए कि नियुक्तिकरण आंतरिक एवं बाह्य दोनों पर प्रभाव डालती है। अभी जब मैं आप लोगों के एमसीक्यू किएंगे तब देखना आप लोग कि एक भी एमसीक्यू बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आप लोग टिक ना कर पाएँ। ठीक है, अब उसके बाद है कुछ, इसके बाद लिखा हुआ है कि नियुक्तिकरण का महत्व। अब नियुक्तिकरण का महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं कुशलतम उपयोग करना। नियुक्तिकरण क्यों किया, क्योंकि हम लोग संसाधनों का जो है, जो मशीनें पड़ी हुई हैं हम लोगों की फालतू में, उन मशीनों पर आदमी को नियुक्त करेंगे तो वो कार्य करेगा, उनका अधिकतम एवं कुशलतम उपयोग होगा, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी, योग्य कर्मचारियों की खोज में सहायक। नियुक्तिकरण केस क्या होता है कि योग्य कर्मचारियों की खोज में सहायक होता है। ठीक है, प्रबंध के अन्य कार्य के प्रभावी एवं कुशलतम निष्पादन के लिए। ये भी बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो ये जो की पॉइंट में लिखा हुआ है स्टार बना के, इस पर आप लोग ध्यान से लिखिए कि एक निर्माणी संस्था अपनी कुल लागत का कितने परसेंट, 60% श्रम लागत पर व्यय करता है। तो आप लोग इसको मोस्ट कर लीजिए कि ये बात मोस्ट लिखी हुई है कि कितने परसेंट, 60% अपनी कुल लागत का, कितने परसेंट, कुल लागत का 60% किस पर खर्च करता है, श्रम लागत पर, मतलब कि लेबर कॉस्ट पर। कौन सी कॉस्ट पर, लेबर कॉस्ट पर खर्च करता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग और भी चीज़ें करेंगे। नियुक्तिकरण को आप लोगों के लिए मैं एक एक करके बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सही तरीके से चल रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब उसके बाद लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है कि मानव संसाधन प्रबंध। अब मानव संसाधन प्रबंध जो है उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, पहला इसका क्वेश्चन तो है यही है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रबंध में किसका भाग है, तो प्रबंध में ये नियुक्तिकरण का भाग है। ये आप लोग याद रखिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसका पार्ट है, नियुक्तिकरण का पार्ट है। प्रबंध में नियुक्तिकरण का पार्ट है क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो होता है कि जैसे मान लो कि ये कंपनी है, अब कंपनी तो जाएगी नहीं भर्ती करने के लिए। ठीक है, अब कंपनी क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कंपनी भर्ती करे कर्मचारियों की। तो उसने क्या किया कि एक डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, ये डिपार्टमेंट बना दिया और इसका नाम क्या रख दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
मान लो, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इससे कहा इन्होंने कि आप लोग हमें योग्य कर्मचारी दीजिए। किससे कहा, इनसे कहा कि आप लोग हमें योग्य कर्मचारी दीजिए जिससे कि हम अपनी कंपनी में उन्हें लगा सकें और वो अच्छे से अच्छे उत्पादन तरीके से करें और जिससे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम है कि प्रबंध की उस शाखा से है, प्रबंध की, देखो ये क्या है, प्रबंध की एक शाखा है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया है कि प्रबंध की एक शाखा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये किसके अंतर्गत आती है, ये नियुक्तिकरण के अंतर्गत आती है। प्रबंध की एक शाखा है जो कर्मचारियों की भर्ती, चयन एवं विकास, इनकी अभिप्रेरणा या फिर उनके उद्देश्य कर्मचारियों से संबंधित होती है। क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर्मचारियों से संबंधित होती है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो उनका क्या हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करेगा कि कर्मचारियों की भर्ती करेगा, उनके उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, उनको अभिप्रेरित करेगा कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट मतलब उद्देश्य उनके प्राप्त हो सके। ये काम क्या करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करेगा। कर्मचारियों का विकास भी करेगा, ठीक है। ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा कि जिससे कर्मचारियों का अहित हो, ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि मानव संसाधन प्रबंध किसकी देखरेख में कार्य करता है। मानव संसाधन जो प्रबंध है वो किसकी देखरेख में कार्य करता है, तो मानव संसाधन प्रबंधक की देखरेख में कार्य करता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो मोस्ट है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव संसाधन प्रबंध का संबंध किससे होता है। मानव संसाधन प्रबंध का संबंध शारीरिक रूप से कार्य करने वाले श्रमिक एवं लिपिक प्रबंध के लिए होता है, ठीक है। जो शारीरिक रूप से जो लेबर है और जो लिपिक जो कार्य कर रहा है ऑफिस में उसके संबंध से है, ठीक है, उनके संबंध के बीच में होता है। अब उसके बाद लिखा हुआ है मानव संसाधन प्रबंध, आप लोग समझ गए होंगे कि कर्मचारियों को हित को भी ध्यान रखता है, कर्मचारियों की भर्ती करता है, जो कर्मचारी से संबंधित कोई भी काम हो तो वो ये सब कौन करता है, मानव संसाधन प्रबंध करता है। इसका नाम भी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब उसके बाद है, मैंने पॉइंट में लिख दिए हैं ये मानव संसाधन प्रबंध। ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मैंने पॉइंट दर पॉइंट लिख दिए हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, नियुक्तिकरण। मानव संसाधन प्रबंध किन संगठनों से मिलकर बना है, तो मानव संसाधन प्रबंध श्रम कल्याण तथा कर्मचारी प्रबंधन से मिलकर बना है। पहले टाइम पे श्रम कल्याण आता था, उसके बाद श्रम कल्याण धीरे धीरे बंद हुआ, उसके बाद सेवा वर्गीय आया और सेवा वर्गीय बनने के बाद मानव संसाधन प्रबंध आया, ठीक है। तो ये जो है संगठन किन से बनकर बना है, श्रम कल्याण और कर्मचारी संगठन दोनों को मिलाकर कौन सा बना है, मानव संसाधन प्रबंध बना है। ये भी बात आप लोग मोस्ट कर दीजिए क्योंकि ये भी बात बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। उसके बाद लिखा हुआ है कि मानव संसाधन प्रबंधन का अंतर्निहित भाग है, तो अंतर्निहित भाग कौन सा है, तो वो भाग है नियुक्तिकरण। ये भी बात मोस्ट कर लीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर तो मोस्ट ही करा देते हैं सारे के सारे पॉइंट, तो मैंने मोस्ट पॉइंट लिखे हैं आप लोगों के लिए। इनमें से भी मैं मोस्ट दिखाता हूँ, कुछ में मोस्ट नहीं लिखता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद है मानव संसाधन प्रबंध के चरण कौन से हैं, तो पहला चरण क्या था, श्रम कल्याण विभाग। इसमें क्या था कि श्रम कल्याण विभाग में इसमें क्या हुआ कि श्रम कल्याण चरण सबसे पहले आया। तो श्रम कल्याण विभाग में क्या हुआ कि सबसे पहले जो कार्य था वो छोटे पैमाने पर होता था। कितने पैमाने पर, छोटे पैमाने पर। तो अब छोटे पैमाने पर होने लगा तो आदमी को क्या पड़ने लगी, कर्मचारियों की जरूरत पड़ने लगी, मतलब कि व्यक्तियों की जरूरत पड़ने लगी। तो उसने क्या किया कि उसने एक संगठन बनाया, उसे बोलते हैं श्रम कल्याण विभाग। क्या बनाया, श्रम कल्याण विभाग, या फिर श्रम संघ बोलते हैं इन्हें, श्रम संघ। अब श्रम संघ का क्या काम है कि व्यक्तियों को उपलब्ध कराना जिनको इनकी जरूरत है, ठीक है। तो जिनको इनकी जरूरत है उनको, उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराना। उसके बाद श्रम कल्याण के बाद आया सेवा वर्गीय प्रबंध। अब सेवा वर्गीय प्रबंध में क्या हुआ कि सेवा वर्गीय प्रबंध में उनको जो व्यक्तियों को जरूरत थी, जिन लोगों को व्यक्तियों की जरूरत थी उनको बुलाना, उनका प्रशिक्षण कराना, तो ये भी कार्य इनका ही हो गया। और उसके बाद जो आया वो सबसे लास्ट में है मानव संसाधन प्रबंध। तो मानव संसाधन प्रबंध, सेवा वर्गीय प्रबंध, तो ये सब किसने पार्ट हैं, ये दोनों जो पार्ट हैं श्रम कल्याण विभाग, श्रम कल्याण चरण और ये है सेवा वर्गीय चरण, ये इसी में मर्ज हो गए और लास्ट में बन गया हम लोगों का मानव संसाधन प्रबंध, ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया। ये बात भी मोस्ट लिख लीजिए कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया कौन सी होती है, तो उसमें क्या चरण होते हैं। सबसे पहले होता है मानव संसाधन नियोजन, मानव संसाधन नियोजन। उसके बाद जो है, उसके बाद होती है भर्ती, उसके बाद होता है चयन, उसके बाद होता है आगमन तथा अभिस्थान, उसके बाद होता है प्रशिक्षण एवं विकास,
उसके बाद होता है निष्पादन मूल्यांकन, उसके बाद स्थानांतरण, उसके बाद पृथक किया जाना। तो मैं आप लोगों को एक एक करके ये सभी के पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ कि ये पॉइंट कैसे होते हैं। ठीक है, अब मानव संसाधन प्रबंधन का ये सबसे पहला जो है नियुक्तिकरण पूछा जाता है कि नियुक्तिकरण का पहला चरण कौन सा है या फिर पहला कदम कौन सा है। तो नियुक्तिकरण का पहला जो कदम है वो है मानव संसाधन नियोजन, ये पहला चरण है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। मतलब इससे पहले ये किया जाता है कि कितने कर्मचारियों की जरूरत है। नियोजन मतलब होता है, तो इनका काम क्या होता है कि कितने कर्मचारियों की जरूरत है, सबसे पहले ये देखते हैं। उसके बाद ये भर्ती करते हैं। भर्ती मतलब कि एप्लीकेशन लोगों को एप्लीकेशन देते हैं, मतलब कि आमंत्रण पत्र देते हैं कि आप लोग आइए, क्योंकि हमें कंपनी में व्यक्तियों की ज़रूरत है जो इस कार्य को करना जानते हैं। ठीक है, उसके बाद भर्ती के बाद अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि भर्ती के बाद चयन के लिए ठीक है। तो अक्सर करके ये जो पूछा जाता है कि अक्सर करके क्वेश्चन आता है कि चयन कैसा है, चयन कैसी प्रक्रिया है। तो चयन आप लोग याद रखिए कि ऋणात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ऋणात्मक है। क्यों ऋणात्मक है? चयन ऋणात्मक इसलिए है क्योंकि जैसे मान लो कि भर्ती के लिए एप्लीकेशन, अगर लोगों ने एप्लीकेशन दिए मान लो 1 लाख, ठीक है, तो चयन इससे कम ही होता है, तो इसीलिए इसे ऋणात्मक बोला जाता है। चयन जो है भर्ती में, जैसे मान लो कि हम लोग हैं टीजीटी में, मान लो वैकेंसी आई है, हम लोगों की टीजीटी में वैकेंसी आई है, कॉमर्स वालों की वैकेंसी आई हुई है मान लो 24, ठीक है, जनरल की हैं 24, टोटल मान लो 38 आई हुई है, सारी की सारी सभी कैटेगरी की 38 आई हुई हैं। तो इसमें जो कॉमर्स से फार्म डलेंगे वो ज़्यादा डलेंगे। मान लो फार्म डल गए 1000 लोग आए, तो ये जो है ये क्या है कि इसमें जो चयन होगा वो 38 ही का होगा, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट है, तो ये ऋणात्मक होता है। हमेशा चयन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा कि चयन की प्रकृति कैसी होती है। तो चयन की प्रकृति ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मान लो चयन हो गया, ठीक है, कुछ जो लोग थे उनका भर्ती के बाद चयन हुआ, तो चयन कौन सा चरण है ये भी याद रखिए कि चयन जो है वो तीसरा चरण है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि आगमन तथा अभिस्थान। अब चयन के बाद अब हमें क्या किया जाएगा कि हमें उस डिपार्टमेंट में ले जाया जाएगा और हमें हमारा कार्य बताया जाएगा और हमें स्टाफ से मिलाया जाएगा। जो जिस मतलब कि विभाग में हम काम करेंगे उस विभाग में हमें सबसे पहले मेरे उत्तरदायित्व बताए जाएंगे और उसके बाद हमें स्टाफ से परिचय कराया जाएगा। तो इसमें क्या होता है? परिचय होता है। उसके बाद है प्रशिक्षण एवं विकास। अब प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है कि जिस व्यक्ति का मान लो चयन किया गया है उसको वो अपने कार्य में कुशल हो सके, इसलिए उसका प्रशिक्षण मतलब कि ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद होता है निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस मूल्यांकन। तो मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे मान लो प्रशिक्षण के बाद क्या करेगा? वो काम करेगा। अगर उसकी उच्च स्तरीय परफॉर्मेंस है, मतलब कि उच्च स्तरीय निष्पादन मूल्यांकन किया, अगर उसने काम जो है उच्च स्तरीय का किया हुआ तो उसे बोनस और वगैरह वगैरह पदोन्नति भी दी जाएगी। ठीक है, तो अक्सर करके पूछा जाता है कि पदोन्नति कितने प्रकार की होती है, पदोन्नति होती है। ठीक है, मतलब कि निष्पादन मूल्यांकन में बहुत से लोगों को बोनस भी दिया जा सकता है, बहुत से लोगों को पदोन्नति दी जा सकती है, और जो निम्न कोटि का काम करते हैं, निम्न मतलब परफॉर्मेंस देते हैं, उनको क्या किया गया? उनकी अवनति की जाएगी। ठीक है, ये भी बात हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे, बस आप लोग समझते रहिए, सुनते रहिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि स्थानांतरण को बोलते हैं ट्रांसफर। अब निष्पादन के बाद जो है वो है स्थानांतरण। तो स्थानांतरण क्या हुआ कि जैसे मान लो स्थानांतरण अक्सर करके पूछा जा सकता है कि स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। तो स्थानांतरण जो पूछा जाता है कि स्थानांतरण ट्रांसफर पूछा जाता है कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांसफर कितने प्रकार का होता है? तो ये जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। वो कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहला जो प्रकार है वो है हम लोगों का समान स्तर पर, पहला जो प्रकार है वो है हम लोगों का समान स्तर पर एक पद से दूसरे पद पर। दूसरा नंबर लिखा हुआ है, दूसरा नंबर जो है उसे बोलते हैं पदोन्नति। और तीसरा जो ट्रांसफर है उसे बोलते हैं पदवयन। ठीक है,
विनियमन, ठीक है, पद विनियमन करके, मतलब कि पदोन्नति का मतलब जैसे मान लो कि एक आदमी है बैंक में, एक आदमी कैशियर है, ठीक है। अब कैशियर को कैशियरी की पोस्ट दे दी जाए, कैशियर को क्या किया गया, कैशियरी की पोस्ट दी गई, तो इसे बोलते हैं समान स्तर पर एक पद से दूसरे पद पर, ठीक है, उसे बोलते हैं समतल, इसे बोलते हैं क्या, समतल स्थानांतरण भी बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा, इसको समतल स्थानांतरण भी बोलते हैं। अब पदोन्नति में क्या हुआ कि इसको मान लो कि कैशियर को क्या बना दिया, असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, तो ये क्या है, पदोन्नति है। और अगर मान लो कि कोई आदमी है कि उसे था कि असिस्टेंट मैनेजर से क्या बना दिया कि कैशियर बना दिया, तो ये उसकी अवनति होगी, मतलब पद से नीचे, उसने खराब परफॉर्मेंस दी होगी तो उसका स्थानांतरण नीचे हो गया, और अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी तो उसका स्थानांतरण ऊपर कर दिया। तो ये जो मूल्यांकन किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं निष्पादन मूल्यांकन। तो ये जो मैंने प्रक्रिया बताई है आप लोगों को, हो सकता है कि आप लोग इसमें थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लिख दिया है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए पूरा अच्छी तरीके से लिख दिया है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग और भी देख लेते हैं कि नियुक्तिकरण के तत्व। अब नियुक्तिकरण के तत्व को एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो नियुक्तिकरण के तत्व सबसे पहले नियुक्तिकरण, उसके बाद है भर्ती, उसके बाद चयन, उसके बाद प्रशिक्षण। तो तत्व आप लोग ये 4 हैं, इनको याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने यहीं से अगर प्रक्रिया कर ली तो ये तत्व तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि कर्मचारियों की भर्ती के स्रोत कितने होते हैं। कर्मचारियों की जो हम लोग भर्ती करते हैं, पहले नंबर पे हम लोगों का क्या होता है, पहले नंबर पे अगर नियुक्तिकरण का पूछा जा सकता है कि पहले नंबर पे क्या आता है, तो उसके पहले सबसे पहले आता है मानव संसाधन नियोजन, ठीक है, मानव संसाधन नियोजन। दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे ये आता है भर्ती, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है चयन। चौथे नंबर पे क्या आता है, चौथे नंबर पे जो आता है हम लोगों का, वो आता है हम लोगों का आगमन, वही वाला जो आगमन हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने स्टाफ से। तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी किए हुए हैं, तो हम लोग कर रहे हैं भर्ती। तो हम लोग इनमें से सारे टॉपिक को नहीं देखेंगे, बस गिने चुने जो मोस्ट टॉपिक है उनको देखेंगे। अब भर्ती में पूछा जा सकता है कि भर्ती के स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो भर्ती का जो स्रोत होता है वो पहला नंबर है आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत को बोलते हैं इंटरनल सोर्सेस, और बाह्य स्रोत को बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस। अब ये आंतरिक और बाह्य क्या होता है, इनको समझ लेते हैं। बाहरी बोलते हैं, बाह्य को मतलब बाहरी, ठीक है। तो इंटरनल को बोलते हैं, जैसे मान लो कि ये काम है, एक मेरी कंपनी है, ठीक है। अब ये कंपनी है, ये मेरी कंपनी है। अब इसमें अगर मान लो कि हमें कोई कर्मचारी लेना है, ठीक है, तो कर्मचारी लेना है जैसे मान लो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को फ़ोन करेंगे, उनसे कहेंगे कि आ जाओ भाई, मुझे काम की ज़रूरत है, आप लोग यहाँ पे आ जाइए, आपको काम की ज़रूरत है और मुझे काम करवाने वाले की ज़रूरत है, तो आप लोग आ जाइए। तो मैंने क्या किया कि ये आंतरिक स्रोत है, मतलब कि कोई मैंने बाहर से नहीं किसी से पूछा, तो मैंने क्या किया कि अपने अंदर कुछ लोगों से ही, मतलब रिश्तेदारों से, इन्हीं से पूछ लिया। तो इसे बोलते हैं हम लोग आंतरिक स्रोत। और उसे बोलते हैं बाह्य स्रोत, मतलब कि बाहरी, मतलब बाहरी लोगों से पूछ लेना, ठीक है। तो आंतरिक स्रोत के पूछा जा सकता है कि आंतरिक स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो आंतरिक स्रोत में होता है सबसे पहले स्थानांतरण। स्थानांतरण किस में आता है, बस ये बात याद रखिए कि अगर पूछा जा सकता है कि स्थानांतरण किस में आएगा, आंतरिक में, बाह्य में, या फिर दोनों में, तो इसमें याद रखिए कि आंतरिक स्रोत में आएगा स्थानांतरण। अब आंतरिक स्रोत क्यों, इसको समझिए। जैसे मान लो कि ये कंपनी है, ठीक है, अब ये कंपनी हुई है और एक ये कंपनी है, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लो कि इस कंपनी में कुछ कर्मचारी लगे हुए हैं, अब इस कंपनी में भी कुछ कर्मचारी लगे हुए हैं, तो इन्होंने क्या किया कि इनमें से इसी कंपनी में एक दूसरे में हस्तांतरण कर दिया, इसका इसमें, इसका इसमें, तो इसे बोलते हैं आंतरिक। तो आंतरिक में मतलब कि इनको ट्रांसफ़र कर दिया ना, स्थानांतरण, एक का दूसरी कंपनी, दूसरी का पहली वाली कंपनी में, तो ये आंतरिक है, क्योंकि एक ही कंपनी है दोनों, इसके एक ब्रांच यहाँ पे, एक ब्रांच यहाँ पे, दूसरी जगह अलग अलग ब्रांचें हैं। उसके बाद पदोन्नति के द्वारा, आंतरिक स्रोत में क्या है, पदोन्नति द्वारा। आंतरिक स्रोत को आप लोग अच्छी तरीके से समझने के लिए आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा, मैं उसमें अभी आप लोगों को प्रशिक्षण के प्रकार भी कराएंगे, और इसको भी आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत को भी आप लोगों को समझाएंगे। पहली बात तो मैंने कोशिश की है कि आप लोग समझ गए होंगे कि अगर मान लो कि हम लोग अंदर ही अपने घर ही में किसी से बात करके कुछ समाधान निकाल लें तो उसे आंतरिक स्रोत बोलते हैं, और अगर मान लो बाहर से लोगों को बुलाते हैं तब समाधान निकालते हैं तो बाहरी स्रोत को बोलते हैं, ठीक है। तो आंतरिक स्रोत मतलब कि स्थानांतरण, अपने ही कर्मचारी को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना आंतरिक स्रोत हो जाएगा, ठीक है। पदोन्नति से भी आंतरिक स्रोत होता है। अस्थायी अलगाव का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि कोविड टाइम आया,
अब कोविड टाइम में क्या हुआ कि कर्मचारियों को कंपनी क्या करेंगे कि कंपनी के पास कोई काम ही नहीं होगा, तो कंपनी क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए कर्मचारियों से कहेंगे कि आप लोग हमसे अलग हो जाइए। ठीक है, अलग का मतलब कि अपने घर चले जाइए, जब मेरे पास काम की जरूरत होगी तब मैं आपको बुला लूंगा। तो इसे बोलते हैं अस्थायी अलगाव। कंपनी ने क्या किया, अलग कर दिया अपने से अस्थायी रूप में, स्थायी रूप में नहीं, अस्थायी रूप में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत क्यों, क्योंकि वो कंपनी के अपने मेंबर हैं, उनको जब बुलाएंगे तब वो आ जाएंगे। उसके बाद जबरन छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारियों को वापस बुलाना। जबरन छुट्टी पर भेजे गए, वही बात है कि जब हम लोगों के पास कोई काम नहीं था, कच्चा माल नहीं था, तो हम लोगों ने उनको जबरन छुट्टी पर भेज दिया। ठीक है, कुछ कर्मचारी जो कंपनी के थे उनको भेज दिया। अब जैसे ही हमारे पास काम की जरूरत थी तैसे ही हमने उन लोगों को बुला लिया, उन्हीं लोगों को बुला लिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आंतरिक स्रोत बोलते हैं। सेवा वृद्धि। सेवा वृद्धि का मतलब होता है कि सेवा वृद्धि, जैसे मान लो कि एक को मान लो कोई काम करना था। ठीक है, एक को कंपनी में कोई काम करता था, अब उसी को मैंने एक काम और एक्स्ट्रा दे दिया, तो लेकिन उसकी मान लो हमने सैलरी भी बढ़ा दी, तो उसको मोटिवेट भी होगा और वो क्योंकि मोटिवेट होगा, क्योंकि उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी तो वो मोटिवेट होगा और कार्य के प्रति सजग होगा। और वो कर्मचारी को नया कर्मचारी भी नियुक्त नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नया कर्मचारी आएगा उस पर खर्च करेगा कंपनी। ठीक है, उसकी भर्ती करने पर खर्च करेगा, उसके प्रशिक्षण करने पर खर्च करेगा। तो ये खर्चे से बचने के लिए कंपनी क्या करती है कि जो अपने कर्मचारी हो उस पर थोड़ा सा अधिक काम दे देती है और थोड़ी सी उसकी सैलरी बढ़ा देती है। तो इससे क्या होता है कि कर्मचारी पर कंपनी पर ज़्यादा बर्डन नहीं आता है अलग से। ठीक है, अब उसके बाद होता है कि बाह्य स्रोत होते हैं। तो आउटसाइडर मतलब कि इंटरनल के बाद होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। तो एक्सटर्नल सोर्स कौन से होते हैं कि पूर्व कर्मचारियों को बुलाना। ठीक है, को क्या करती है कंपनी, जो अपने पूर्व कर्मचारी हैं उनको बुलाती है। वर्तमान कर्मचारियों के मित्र एवं रिश्तेदारों को बुलाना। बाहर से जो वर्तमान कर्मचारी लगे हुए हैं उनसे कहा कि आप लोगों के कोई मित्र सखा हो, उनको अगर काम की जरूरत हो तो वो उनसे कहना कि आप लोग आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, तो उनसे क्या किया कि वर्तमान कर्मचारी जो है उनके मित्र और रिश्तेदारों को बुलाना क्या है कि बाहरी स्रोत है, क्योंकि वो बाहर से आ रही है। ठीक है, कैंपस भर्ती मतलब कि किसी कॉलेज में जाना और कैंपस भर्ती करना। ठीक है, रोजगार कार्यालय द्वारा ये भी भर्ती है। प्रसारण द्वारा मान लो कि कोई हम लोग विज्ञापन निकाल देते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो बाह्य स्रोत में मतलब कि एक्सटर्नल सोर्सेज में आती हैं। ठीक है, तो बहुत से प्रकार हैं, उनके प्रकार आप लोग आइडिया से भी कर ले जाएंगे कि ये आंतरिक है कि बाह्य है। तो आप लोग आंतरिक को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि आंतरिक में अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण की विधियाँ। तो ये प्रशिक्षण की विधियाँ ये तो 2 प्रकार की लिखी हुई हैं, बस इनके भाग हैं, इनके भी और भाग हैं, तो वो मैं अगले वीडियो में करूँगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि कार्य पर प्रशिक्षण। पहले लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण जो है उसकी 2 विधियाँ होती हैं। पहला है कार्य पर प्रशिक्षण, कार्य से परे प्रशिक्षण। तो इनकी चर्चा हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में, क्योंकि ये पार्ट 2 हम लोगों को नियुक्तिकरण का पार्ट 2 लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी अधूरी हैं। ठीक है, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में करा रहा हूँ, जिससे आप लोगों का TGT और PGT क्लियर भी हो जाए और BCom का जो है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके MCQ। अब क्वेश्चन नंबर 1 में MCQ में लिखा हुआ है कि नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। अगर कोई आदमी कंपनी नियुक्तिकरण पर व्यय करती है तो वो क्या है, धन की बर्बादी है। बिल्कुल गलत बात है, ये तो आवश्यक है, ये हो सकता है, लेकिन इससे अच्छा भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन विनियोजन, हाँ तो विनियोजन मतलब इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी बात गलत है। तो इससे आवश्यक से अच्छा है विनियोजन, क्योंकि कंपनी क्या करती है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करती है उन कर्मचारियों पर, क्योंकि उन्हीं कर्मचारियों से उन्हें उनके उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो इस पर किया गया व्यय व्यर्थ तो नहीं है, उनका एक इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, नियुक्तिकरण उत्तरदायी तो है। नियुक्तिकरण किसके लिए उत्तरदायी होता है, निम्न प्रबंध के लिए, मध्यम प्रबंध के लिए, उच्च प्रबंध के लिए, या फिर इनमें से सभी। स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है हम लोगों का D ऑप्शन, सभी के द्वारा। ठीक है, मतलब कि किसके प्रति उत्तरदायी है, इन सभी के द्वारा उत्तरदायी होता है। ठीक है, इन सभी के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। मानव संसाधन प्रबंध में मैंने आप लोगों को बताया है कि मानव संसाधन प्रबंध कर्मचारियों से संबंधित होता है। ठीक है, तो कर्मचारियों की भर्ती, कर्मचारियों के विकास, ठीक है, और भी उनके जो कर्मचारियों से संबंधित होता है, चयन, ये प्रशिक्षण, ये सब क्या होता है कि मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित होता है। तो भर्ती भी, ये भी बात सही है,
चयन भी बात सही है और प्रशिक्षण भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर है कि ये सभी कार्य मानव संसाधन प्रबंधन के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि नियुक्तिकरण है। नियुक्तिकरण क्या है? संगठन का एक भाग है, कर्मचारी प्रबंध का कार्य है, प्रबंध का कार्य है, ये भी बात सही है। कर्मचारी जो है प्रबंध का कार्य, ये भी बात सही है। संगठन का एक भाग है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि नियुक्तिकरण एक पार्ट है संगठन का, ठीक है। और उसके बाद है कि ये सभी, तो इसके साथ जो है हम लोग ये सभी पे जाएंगे इसके साथ, ठीक है, डी ऑप्शन ये सभी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि कर्मचारी का प्रशिक्षण है। कर्मचारी का प्रशिक्षण जो है वो आवश्यक होता है, अनावश्यक होता है। धन की बर्बादी, अनावश्यक, बिल्कुल गलत है। अनिवार्य, बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल गलत है कि अनिवार्य तो नहीं। बहुत से कर्मचारी क्या होते हैं, बहुत से कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती, वो धीरे धीरे करके दूसरों को देखकर सीख जाते हैं। तो ये क्या है, आवश्यक हो जाता है कि आवश्यक होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संगठन के जीवन में भर्ती होती है। संगठन के जो जीवन में भर्ती होती है वो सतत होती है। मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है, सतत, निरंतर, एक ही वर्ड है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि संगठन के जीवन में भर्ती होती है, एक बार नहीं, कभी कभी, बिल्कुल नहीं, 2 बार नहीं, निरंतर होती है, कंटिन्यूअस होती रहती है। क्योंकि कुछ कर्मचारी आते हैं तो कुछ कर्मचारी जाते भी हैं, ठीक है। कुछ कर्मचारी की पदोन्नति होती है, तो पदोन्नति होने से मान लो कि ये पद तो भर गया लेकिन ये वाला पद खाली हो जाता है, तो उसके लिए फिर एक और भर्ती होगी, ठीक है। तो ये फिर मतलब क्रम चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद कर्मचारी के विकास में सम्मिलित है। कर्मचारियों के विकास में क्या सम्मिलित है? उनकी पदोन्नति बिल्कुल विकास में सम्मिलित होती है। स्थानांतरण, ये भी बात बिल्कुल सही होती है। और प्रशिक्षण, ये भी उनके विकास में सम्मिलित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि कर्मचारी का चयन होता है। कर्मचारी का चयन किसके द्वारा होता है, ये भी बात पूछी जाती है। तो कर्मचारी का चयन निम्न श्रेणी के अधिकारियों का हो, ये भी बात बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि कर्मचारी का चयन जिस प्रकार के कर्मचारी की जरूरत होती है उसी प्रकार का अधिकारी उसकी चयन कर सकता है, ठीक है। तो निम्न, मध्यम, उच्च स्तरीय, ये सभी जो हैं वो कर्मचारी का चयन कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विकास का उद्देश्य है। विकास का क्या उद्देश्य है? योग्यता में वृद्धि करना, श्रेष्ठ निष्पादन करना, पदोन्नति के अवसर, या फिर ये सभी। तो आप लोगों को इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। इसका जो कमेंट है आप लोगों को करना है कमेंट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विकास की विधियाँ हैं। विकास की विधियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? पद हेरफेर विधि, अल्पकालीन पाठ्यक्रम विधि, विकास पर विकास विधि, या फिर ये सभी। तो ये विकास जो है अभी हम लोगों ने किया नहीं है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये सारी की सारी विधियाँ किसकी हैं? विकास की विधियाँ हैं, प्रशिक्षण की विधियाँ हैं, विकास की विधियाँ, ये सभी अभी हम लोगों ने की नहीं हुई हैं। उसके बाद पूछा गया है कि प्रशिक्षण की विधियाँ हैं। प्रशिक्षण की विधियाँ कौन सी होती हैं? कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, ये दोनों होती हैं। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, या फिर ये सभी। तो इसका जो है ये सारी की सारी प्रशिक्षण की विधियाँ होती हैं। ये भी जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन हम लोगों के जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें बिल्कुल टिक हो जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है नियुक्तिकरण बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है कि नियुक्तिकरण है। नियुक्तिकरण है नियोजन करना, नियंत्रण करना, निर्देशित करना, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि इसका कार्य क्या हो सकता है। कि नियुक्तिकरण क्या है? नियोजन करना, बिल्कुल नहीं। नियंत्रण करना, बिल्कुल नहीं। निर्देशन करना, नहीं। व्यक्तियों को कार्य पर लगाना क्या है? नियुक्तिकरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मैं और मोटिवेट हो सकूँ। गुड नाइट, टेक केयर। ऐसे ही पढ़ते रहें अच्छी तरीके से और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।